स्वागत। आज हम प्रशासन और संगठन की दुनिया में आप कह सकते हैं गहरी डुबकी लगा रहे हैं। उन बुनियादी विचारों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने हमारी आज की सरकारी या फिर प्राइवेट संस्थाओं को मतलब एक आकार दिया है। कभी सोचा है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां या सरकारी विभाग इतने इतने व्यवस्थित तरीके से कैसे चलते हैं? भाई इसके पीछे कुछ तो होता होगा, कुछ सिद्धांत, कुछ सोच। तो आज हमारे पास लूथर गुलिक और लिंडाल उर्विक के काम पर आधारित कुछ बहुत ही दिलचस्प सामग्री है। ये दोनों विचारक आप समझिए उस दौर में सामने आए जब औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े जटिल संगठनों को चलाने के लिए नए बेहतर तरीकों की तलाश जोरों पर थी। बिल्कुल। और देखिए, उनसे पहले भी F.W. टेलर और हेनरी फायोल जैसे विचारक थे। उन्होंने शास्त्रीय संगठन सिद्धांत की नींव रखी थी, कह सकते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य था कि भाई संगठन की कुशलता, उसकी उत्पादकता, इसे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे मैक्सिमाइज किया जाए। गुलिक और ओरविक ने क्या किया? उन्होंने इन शुरुआती विचारों को लिया, उनको एक तरह से संजोया और खास तौर पर सार्वजनिक संगठनों के लिए, मतलब सरकार के लिए उनको ढाला। हाँ, उनका वो 1937 का काम, द पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो मतलब प्रशासन के अध्ययन में एक मील का पत्थर माना जाता है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि गुलिक और उर्विक के जो मुख्य विचार हैं, जैसे उनके सिद्धांत और वो मशहूर POSDCOR है ना, उनको ना सिर्फ समझें बल्कि ये भी देखें कि क्या वो आज की दुनिया में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस विषय की परतें खोलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये गुलिक और उर्विक थे कौन? मतलब क्या चीज उनके नजरिए को खास बनाती थी? जरा इनके बारे में बताइए। हाँ जरूर। लूथर गुलिक वो एक अमेरिकी शिक्षाविद थे और लोक प्रशासन के क्षेत्र में तो उन्हें एक संस्थापक हस्ती माना जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD थे और करीब 40 साल तक उन्होंने लोक प्रशासन संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसका नेतृत्व किया। लेकिन सिर्फ अकादमिक ही नहीं थे, उनके पास व्यावहारिक अनुभव भी कमाल का था। वो राष्ट्रपति रूजवेल्ट की जो प्रशासनिक प्रबंधन समिति थी 1936 की, जिसने अमेरिकी सरकार के पुनर्गठन पर काफी काम किया, उसकी सदस्य थे। बाद में न्यूयॉर्क शहर के प्रशासक भी रहे। भारत को भी उन्होंने सलाह दी थी। अरे वाह, यानी एकेडमिक और प्रैक्टिकल दोनों मोर्चों पर। और उर्विक, लिंडाल उर्विक, उनका बैकग्राउंड कैसा था? लिंडाल उर्विक वो ब्रिटिश थे, एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट और विचारक, और वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के मतलब वैज्ञानिक प्रबंधन के बड़े हिमायती थे। उनका अनुभव भी गुलिक की धाई काफी विविध था। अपने फैमिली बिजनेस में काम किया, पहले विश्व युद्ध में मेजर थे सेना में, फिर एक प्रभावशाली मैनेजमेंट कंसल्टेंट बने, ब्रिटिश ट्रेजरी के सलाहकार भी रहे। और एक दिलचस्प बात, वो मैनेजमेंट एजुकेशन को लेकर बहुत जुनूनी थे। उन्होंने ब्रिटेन का जो मशहूर हेनले मैनेजमेंट कॉलेज है, उसकी स्थापना में भी मदद की। तो अब देखिए, दोनों के अनुभवों का मिश्रण, गुलिक का अकादमिक और सरकारी, उर्विक का सैन्य और औद्योगिक, ये उनके काम में साफ झलकता है। उनके लेखन में अनुशासन पर, संरचना पर, दक्षता पर बहुत जोर है। शायद वो मिलिट्री और इंडस्ट्री वाले बैकग्राउंड से आया, जैसे लाइन और स्टाफ जैसी मिलिट्री अवधारणाओं को उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में ढाला। अच्छा, तो उनका जो मूल मकसद था, क्या वो सच में प्रशासन को एक तरह का विज्ञान बनाना चाहते थे? साइंस? हाँ, ये उनका पक्का विश्वास था। वो मानते थे कि भाई प्रशासन का एक विज्ञान विकसित किया जा सकता है। और उनका तर्क भी बड़ा दिलचस्प था। उन्हें कहा जैसे इंजीनियरिंग है, वो कभी सिर्फ एक शिल्प या कारीगरी थी, है ना, लेकिन फिर व्यवस्थित अवलोकन हुआ, प्रयोग हुए, विश्लेषण हुआ और वो धीरे धीरे एक विज्ञान बन गई। तो उनका मानना था कि ठीक उसी तरह प्रशासकों के अनुभवों का अगर हम व्यवस्थित अध्ययन करें तो प्रशासन के भी कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत, मतलब यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स खोजे जा सकते हैं जो हर जगह लागू हों। ये तो काफी महत्वाकांक्षी सोच थी। और मैंने ये भी पढ़ा है कि वो संगठन की संरचना पर, स्ट्रक्चर पर बहुत जोर देते थे, शायद लोगों से भी ज्यादा। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल। खासकर उर्विक इस मामले में बहुत साफ थे। उनका मानना था कि किसी भी संगठन को बनाने में पहला कदम है उसकी संरचना को डिजाइन करना। मतलब क्या क्या काम होने हैं, उन्हें कैसे परिभाषित करें और फिर उन्हें तार्किक समूहों में कैसे बांटें। उनका कहना था कि लोगों को काम पर रखने या उनके बारे में सोचने से पहले ये डिजाइन तैयार हो जाना चाहिए। और उर्विक ने इसके पीछे कारण भी दिए। उन्होंने कहा कि डिजाइन की कमी, मतलब एक खराब संरचना, कई मामलों में बुरी है। ये अतार्किक है, क्योंकि भाई आप किसी को काम पर कैसे रखेंगे जब आपको पता ही नहीं कि उसका काम क्या है ना। ये क्रूर है, क्योंकि कर्मचारी को अपनी जिम्मेदारी, अपने अधिकार, उनका साफ अंदाजा नहीं होता, भ्रम रहता है, असुरक्षा रहती है।
ये व्यर्थ है, क्योंकि बिना स्पष्ट संरचना के ना तो आप विशेषज्ञता विकसित कर सकते हैं, ना भविष्य के लिए लोगों को सही से ट्रेनिंग दे सकते हैं। और आखिरकार ये अक्षम है, क्योंकि जब कोई झगड़ा होता है या समस्या आती है तो मैनेजर किसी स्पष्ट नियम के बजाय बस अपने व्यक्तित्व या कह लीजिए जुगाड़ पर निर्भर हो जाता है। विशेषज्ञता, डिवीजन ऑफ वर्क या स्पेशलाइजेशन, इसे वो संगठन का आधार मानते थे। मतलब सीधा सा है, किसी भी जटिल काम को उसके सबसे छोटे, सबसे सरल और हो सके तो दोहराए जाने वाले हिस्सों में तोड़ दो। जैसे कार असेंबली लाइन पर होता है, हर कोई एक छोटा सा विशिष्ट काम करता है। हाँ, पर गुलिक ये भी समझते थे कि सिर्फ काम को बांटना काफी नहीं है। उन बटे हुए हिस्सों को सफलतापूर्वक एक करना, उनमें समन्वय बिठाना, वो भी उतना ही जरूरी है। और उन्होंने ये भी माना कि कार्य विभाजन की अपनी सीमाएं हैं। भाई, ये उपलब्ध तकनीक पर या परंपरा पर या काम की प्रकृति पर निर्भर करेगा। और यहीं पे गुलिक का शायद सबसे मशहूर योगदान आता है POSDCORB। ये तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की पढ़ाई में हर जगह सुनने को मिलता है। जरा खोलिए इसको, ये है क्या? हाँ, POSDCB तो यकीनन गुलिक की सबसे स्थायी विरासतों में से एक है। ये असल में एक अंग्रेजी एक्रोनिम है ना। ये एक चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब मुख्य कार्यकारी के 7 प्रमुख प्रशासनिक कामों को दिखाता है। ये उन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स का हिस्सा था जिन्हें वो ढूंढ रहे थे। तो ये 7 कार्य हैं, POSDCORB। P प्लानिंग, यानी योजना बनाना, भविष्य के लिए लक्ष्य तय करना, क्या करना है ये तय करना, और उन लक्ष्यों तक पहुंचने के तरीके, मेथड्स वो विकसित करना, एक खाका तैयार करना। O ऑर्गेनाइजिंग, यानी संगठन करना, ये स्ट्रक्चर बनाने का काम है। इसमें अधिकार, अथॉरिटी, उसकी एक औपचारिक व्यवस्था बनाना शामिल है, जिसके जरिए काम को बांटा जाता है, व्यवस्थित किया जाता है और अलग अलग यूनिट्स में कोऑर्डिनेशन होता है। मतलब कौन क्या करेगा, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, ये सब। S स्टाफिंग, यानी कर्मचारी प्रबंधन, ये स्टाफ से जुड़े सारे काम, सही लोगों को भर्ती करना, उन्हें नौकरी देना, उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट और काम करने के लिए एक अच्छा माहौल बनाए रखना। D डायरेक्टिंग, यानी निर्देशन देना, ये लीडरशिप का काम है। इसमें संगठन के लक्ष्यों के हिसाब से फैसले लेना, अधीनस्थों को साफ आदेश देना, निर्देश देना और पूरे उद्यम का मार्गदर्शन करना। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कोऑर्डिनेटिंग, यानी समन्वय करना, इसे अक्सर सबसे जरूरी काम माना जाता है। संगठन के अलग अलग हिस्सों, लोगों, गतिविधियों के बीच तालमेल बिठाना। इसका मकसद है कि टकराव न हो, डुप्लीकेशन न हो और सब एक टीम की तरह मिलकर काम करें। R रिपोर्टिंग, यानी रिपोर्ट करना। इसका मतलब है कि एग्जीक्यूटिव को और संगठन के बाकी संबंधित लोगों को इस बारे में जानकारी रखना कि क्या चल रहा है। इसमें रिकॉर्ड रखना, रिसर्च करना, इंस्पेक्शन करना, सूचना का आदान प्रदान, ये सब शामिल हैं, ताकि पता रहे कि योजनाएं कितनी कामयाब हो रही हैं। और आखिर में B बजटिंग, यानी बजट बनाना। यह संगठन के वित्तीय पक्ष से जुड़ा है। इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग, अकाउंटिंग और खर्च पर नियंत्रण, ये सब आता है। मतलब पैसे का हिसाब किताब और मैनेजमेंट। ये तो वाकई एक एग्जीक्यूटिव के काम का पूरा खाका खींच देता है। POSDCORB हमें बताता है कि एक मैनेजर क्या करता है। लेकिन पहले वाले सिद्धांत पर वापस आते हैं, कार्य विभाजन। जब आप काम को बांट देते हैं तो उसे विभागों या यूनिट्स में कैसे ग्रुप करते हैं? क्या गुलिक ने इसके लिए भी कोई मॉडल दिया था? कुछ P जैसा था शायद। हाँ, बिल्कुल। कार्य विभाजन के बाद अगला सवाल यही आता है कि इन बटे हुए कामों को संगठित कैसे करें। तो गुलिक ने इसके लिए विभागीकरण यानी डिपार्टमेंटलाइजेशन के 4 मुख्य आधार बताए, जिन्हें अक्सर 4 Ps कहते हैं। ये इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि एक जैसी या मिलती जुलती गतिविधियों को एक साथ कैसे रखा जाए। पहला P है पर्पस, यानी उद्देश्य या कार्य। संगठन जो मुख्य सेवा या काम कर रहा है उसके आधार पर ग्रुप बनाना, जैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग या रक्षा विभाग। इसका फायदा ये है कि विभाग अपने लक्ष्य पर फोकस रहता है, अक्सर आत्मनिर्भर होता है। लेकिन नुकसान ये हो सकता है कि वो किसी खास तकनीकी क्षेत्र में लेटेस्ट विशेषज्ञता का पूरा इस्तेमाल ना कर पाए। दूसरा P है प्रोसेस, यानी प्रक्रिया या कौशल। जो खास स्किल या तकनीक इस्तेमाल हो रही है उसके आधार पर ग्रुप बनाना, जैसे एक इंजीनियरिंग विभाग, कानूनी विभाग या अस्पताल में रेडियोलॉजी विभाग। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इससे मैक्सिमम विशेषज्ञता और तकनीकी कुशलता मिलती है। आप खास उपकरण या लेबर सेविंग मशीनरी का प्रभावी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आजकल हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। तीसरा P है पर्सन्स,
यानी व्यक्ति या ग्राहक। जिन लोगों की सेवा की जा रही है उनके समूह के आधार पर ग्रुप बनाना, जैसे वेटरन्स अफेयर्स विभाग, बाल कल्याण विभाग या आदिवासी कार्य मंत्रालय। यहाँ फोकस सेवा पाने वाले खास समूह पर होता है। और चौथा पी है प्लेस, यानी स्थान या क्षेत्र। जिस भौगोलिक क्षेत्र में सेवाएं दी जा रही हैं उसके आधार पर ग्रुप बनाना, जैसे भारतीय रेलवे का उत्तरी रेलवे जोन या किसी कंपनी की पश्चिमी क्षेत्र बिक्री टीम या विदेश मंत्रालय के दूतावास। हाँ, पर गुलेक ने यह भी माना कि ये चारों आधार हमेशा एकदम अलग अलग नहीं होते, अक्सर एक दूसरे से टकराते भी हैं। जैसे मान लीजिए एक स्वास्थ्य विभाग है पर्पस, उसके अंदर डॉक्टर्स की भर्ती करनी है प्रोसेस, और वो किसी खास क्षेत्र प्लेस में काम कर रहा है। उन्होंने ये भी माना कि असल दुनिया में राजनीतिक वजहें, लीडरशिप की पसंद, संगठन की संस्कृति, ये सब भी असर डालते हैं कि कौन सा आधार चुना जाएगा। एक सही तरीका नहीं रोका। हाँ, ये 4P वाला ढांचा तो आज भी बहुत रेलेवेंट लगता है जब हम सरकारी विभागों या कंपनियों की स्ट्रक्चर देखते हैं। अच्छा, POST कॉर्प और 4Ps के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण सिद्धांत थे जिन पर गुलेक और उर्विक ने जोर दिया, खासकर लीडरशिप और कंट्रोल को लेकर। हाँ, कई और थे। एक जरूरी सिद्धांत था एकल कार्यकारी, सिंगल एग्जीक्यूटिव में उनका विश्वास। मतलब उनका मानना था कि लीडरशिप की जिम्मेदारी एक व्यक्ति पर होनी चाहिए, ना कि किसी कमेटी या बोर्ड पर। उर्विक तो समितियों के बहुत सख्त आलोचक थे। वो कहते थे कि समितियां गैर जिम्मेदारी को बढ़ावा देती हैं क्योंकि कोई एक व्यक्ति जवाबदेह नहीं होता। वो मानते थे कि समितियां स्वाभाविक रूप से धीमी, बोझिल, खर्चीली और अप्रभावी होती हैं। निर्णय लेने के लिए ठीक नहीं है, हाँ, सलाह देने या कोऑर्डिनेट करने के लिए हो सकती हैं। अरे, ये तो आजकल की कमेटी कल्चर पर सीधी चोट लगती है। और एक और सिद्धांत जिसका जिक्र होता है, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। बिल्कुल, आदेश की एकता का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी सबऑर्डिनेट को, मतलब अधीनस्थ को, केवल एक ही सीनियर से, एक ही बॉस से सीधे आदेश मिलने चाहिए। गुलिक और उर्विक जानते थे कि ये टेलर के फंक्शनल फोरमैनशिप के विचार के खिलाफ था, जहां एक कर्मचारी को अलग अलग काम के लिए कई एक्सपर्ट से निर्देश मिल सकते थे। लेकिन गुलिक का तर्क था कि भाई, एक से ज्यादा बॉस होने से जो कंफ्यूजन होता है, जो अक्षमता आती है और जो गैर जिम्मेदारी पैदा होती है, वो विशेषज्ञता के किसी भी फायदे से कहीं ज्यादा नुकसानदायक है। स्पष्टता और जवाबदेही ज्यादा जरूरी है। और इस एकल कार्यकारी और आदेश की श्रृंखला को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने स्टाफ और लाइन की अवधारणा का भी इस्तेमाल किया है ना? ये क्या था? ये एक और मिलिट्री कॉन्सेप्ट था जिसे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में लागू किया। लाइन अधिकारी वो होते हैं जो सीधे संगठन के मुख्य लक्ष्यों को पाने के लिए जिम्मेदार होते हैं और जिनके पास आदेश देने का अधिकार होता है, जैसे सेना में कमांडर या फैक्ट्री में प्रोडक्शन मैनेजर। और स्टाफ अधिकारी लाइन अधिकारियों को उनके काम में मदद करते हैं, लेकिन उनके पास सीधे आदेश देने का अधिकार नहीं होता। स्टाफ दो तरह के हो सकते हैं। विशेष स्टाफ, ये एक्सपर्ट होते हैं जो तकनीकी सलाह देते हैं, जानकारी देते हैं, योजना बनाने में मदद करते हैं, जैसे लीगल एडवाइजर, इंजीनियर, इकोनॉमिस्ट। ये विचारों के अधिकार से काम करते हैं, आदेश से नहीं। सामान्य स्टाफ, ये चीफ एग्जीक्यूटिव के सहायक की तरह काम करते हैं। उन्हें प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, मतलब वो POST कॉर्प वाले काम, उनमें मदद करते हैं। ये एग्जीक्यूटिव के एक्सटेंशन की तरह होते हैं। ठीक है, अब दो और बहुत मशहूर सिद्धांत बचे हैं जिन पर बात करनी जरूरी है। प्रतिनिधि मंडल और नियंत्रण का दायरा, डेलीगेशन और स्पैन ऑफ कंट्रोल। हाँ, ये दोनों भी क्लासिकल थ्योरी के बहुत अहम हिस्से हैं। प्रतिनिधि मंडल यानी डेलीगेशन का मतलब सीधा सा है कि सीनियर अधिकारियों को अपने काम का कुछ हिस्सा और उसे करने के लिए जरूरी अधिकार अपने अधीनस्थों को सौंपना चाहिए। उर्विक ने इस पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि डेलीगेशन अनुरूपता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस का पालन करे। मतलब जितनी जिम्मेदारी सौंपी जाए उतना ही अधिकार भी दिया जाए। यानी किसी को कोई काम करने को कहें तो उसे वो काम करने के लिए जरूरी पावर भी दें। लेकिन उर्विक ने यह भी साफ किया कि अधिकार सौंपने के बाद भी सीनियर अपने अधीनस्थों के काम के लिए आखिरकार पूरी तरह जिम्मेदार बना रहता है। आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। और नियंत्रण का दायरा, स्पैन ऑफ कंट्रोल, इसमें शायद गुलिक और उर्विक के बीच थोड़ा मतभेद था। ये सिद्धांत कहता क्या है? अगर बहुत ज्यादा लोग सीधे एक व्यक्ति को रिपोर्ट करेंगे तो वो उन पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएगा, उनका मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा, उनके काम का सही मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। उर्विक इस मामले में काफी पक्के थे। उन्होंने गणितीय गणनाओं का हवाला देते हुए तर्क दिया कि जैसे जैसे अधीनस्थों की संख्या बढ़ती है, उनके बीच संभावित रिश्तों की संख्या ज्यामितीय रूप से, मतलब ज्योमेट्रिकली, बढ़ती है। इससे सुपरविजन बहुत जटिल हो जाता है। इसलिए उन्होंने एक सख्त नियम दिया, एक सीनियर के नीचे 5 या ज्यादा से ज्यादा 6 अधीनस्थ जिनका काम आपस में जुड़ा हुआ है से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 5 या 6,
ये तो काफी सीमित लगता है, खासकर आज के संगठनों को देखकर। लेकिन गुलिक इस पर थोड़े नरम थे। हाँ, गुलिक इस पर कम सख्त थे। उनका मानना था कि कंट्रोल का कोई एक आदर्श दायरा नहीं होता जो हर स्थिति में फिट बैठे। उन्होंने तर्क दिया कि ये कई चीजों पर निर्भर करता है। उन्होंने 3 मुख्य फैक्टर बताए। पहला, व्यक्तिगत सुपरवाइजर की क्षमता, उसकी एनर्जी, उसका ज्ञान, उसकी समझ, उसका अनुभव कितना है। दूसरा, किए जा रहे काम की प्रकृति। अगर काम बहुत रूटीन का है, दोहराव वाला है, आसानी से मापा जा सकता है, जैसे डेटा एंट्री, तो दायरा चौड़ा हो सकता है। यानी एक सुपरवाइजर ज्यादा लोगों को संभाल सकता है। लेकिन अगर काम जटिल है, विविध है, रचनात्मक है, गुणात्मक है, जैसे पॉलिसी बनाना या रिसर्च, तो दायरा संकीर्ण होना चाहिए, यानी कम अधीनस्थ। और तीसरा, संगठन की स्थिरता और आयु। एक पुराना स्थिर संगठन जिसमें प्रक्रियाएं और रूटीन स्थापित हो चुके हैं, वहां शायद व्यापक दायरा संभव हो। लेकिन एक नया संगठन या जो तेजी से बदल रहा है, उसे ज्यादा गहन सुपरविजन की जरूरत होती है। इसलिए वहां संकीर्ण दायरा बेहतर होता है। तो गुलिक का नजरिया ज्यादा व्यवहारिक था, ज्यादा स्थिति आधारित था, कह सकते हैं। यहाँ तक हमने गुलिक और उर्विक के उन मुख्य विचारों को समझा जो उन्होंने 1937 के आसपास दिए थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, और यहीं पर ये और भी दिलचस्प हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि दशकों बाद गुलिक ने अपने ही शुरुआती काम पर कुछ पुनर्विचार किया। हाँ, ये उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं रिवलेटर पहलू है। कई साल बाद जब गुलिक ने अपने शुरुआती काम और उसके असर पर दोबारा नजर डाली, तो उन्होंने माना कि लोक प्रशासन का क्षेत्र काफी बदल गया है और उनकी अपनी सोच भी विकसित हुई है। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि वे ये मानने लगे कि प्रशासन में मानव, द ह्यूमन एलिमेंट, ही प्रमुख और आवश्यक चर है, द डोमिनेंट एंड एसेंशियल वेरिएबल। ये उनके शुरुआती संरचना पहले, स्ट्रक्चर फर्स्ट वाले नजरिए से एक बहुत बड़ा बदलाव था। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा वैचारिक परिवर्तन है। क्या उन्होंने अपनी पुरानी संरचनाओं की आलोचना भी की? हाँ की। उन्होंने आधुनिक राज्य की जो नौकरशाही संरचनाएं हैं, उनकी आलोचना की। वही संरचनाएं जिन्हें बनाने में उनके अपने सिद्धांतों ने मदद की थी। उन्होंने कहा कि ये संरचनाएं बहुत ज्यादा सैन्य मॉडल पर आधारित हैं, बहुत ज्यादा पदानुक्रमित, सत्तावादी और अव्ययक्तिक। उन्होंने इशारा किया कि प्रशासन की बहुत सारी शब्दावली भी, जैसे लाइन और स्टाफ, आदेश की एकता, फील्ड कमांडर, सीधे सेना से ली गई हैं। उनका तर्क था कि प्रशासन को सिर्फ दक्षता और कठोर आंकड़ों पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसमें मानवीय गर्मजोशी और करुणा को भी शामिल करना जरूरी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने प्रशासन के सार्वभौमिक सिद्धांतों वाले विचार को ही छोड़ दिया, जिसे वो पहले खोजना चाहते थे? हाँ, अनिवार्य रूप से। उन्होंने समय को भी एक महत्वपूर्ण कारक माना, जिसे पहले नजरअंदाज किया गया था। उन्होंने कहा कि एक संगठन एक मशीन नहीं है, जैसा कि क्लासिकल अप्रोच मानता था, बल्कि एक जीव की तरह है, जो समय के साथ बढ़ता है, बदलता है, अपने पर्यावरण के हिसाब से ढलता है। और अंततः, जो शायद सबसे बड़ा उलटफेर था, गुलिक ने निष्कर्ष निकाला कि प्रबंधन और प्रशासन के सिद्धांत उस संस्कृति से अविभाज्य रूप से बंधे होते हैं, इटर्नली कल्चर बाउंड। इसका मतलब था कि वे अब उन सार्वभौमिक सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते थे, जिन्हें उन्होंने और उर्विक ने 1937 में स्थापित करने की कोशिश की थी। हर समाज, हर संस्कृति का अपना संदर्भ होता है, जो प्रशासन के काम करने के तरीके को प्रभावित करता है। उन्होंने प्रशासन में मानवीय पक्ष और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के महत्व पर बहुत जोर दिया। तो ये गुलिक और उर्विक के विचारों की एक वाकई आकर्षक यात्रा रही। प्रशासन को एक विज्ञान बनाने की उनकी शुरुआती कोशिशों से लेकर POSD, CORB, 4 Ps जैसे स्थायी ढांचों तक, और फिर अंत में गुलिक का अपनी ही शुरुआती मान्यताओं पर पुनर्विचार करना और मानवीय और सांस्कृतिक कारकों को स्वीकार करना। बिल्कुल, ये साफ है कि दक्षता, संरचना और तर्कसंगतता पर उनकी शुरुआती काम का जबरदस्त असर पड़ा है, और उनके दिए गए कई उपकरण और अवधारणाएं जैसे POSD, CORB के कार्य आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी उन पर चर्चा होती है। लेकिन समय के साथ और खासकर गुलिक के अपने बाद के विचारों में मानव तत्वों का, संगठन की संस्कृति का और बाहरी माहौल का महत्व, उसकी एक गहरी समझ विकसित हुई। ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी सिद्धांत पत्थर की लकीर नहीं होता है ना। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है।
आज के इस तेजी से बदलती जटिल और वैश्विक दुनिया में क्या वाकई कोई एक आदर्श संगठनात्मक संरचना या सिद्धांतों का सेट हो सकता है, या फिर सफलता इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि संगठन अपने लोगों, उनकी क्षमताओं और उस खास सांस्कृतिक संदर्भ के साथ कितना लचीला और अनुकूलनीय है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।